बदला लेने से ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं है। रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, काटो उसे। मेरे कहने का मतलब था कि अपना बदला पूरा करने जैसा आनंद किसी चीज में नहीं है। नहीं, फिर से गलत हो गया। असल में मैं कहना चाह रहा था कि अपने गुनहगार को बर्बादी की कगार तक पहुंचा देने वाला बदला लेने जैसा आनंद भला किसी और चीज में कहाँ है। लेकिन बदला लेने की कहानियां कितना भी सुकून पहुंचाती हूँ, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो वाकई में हद से ज्यादा आगे निकल जाते हैं। 20 साल में पूरे होने वाले बदले के प्लान से लेकर एक ऐसे बदमाश की कहानी जिसे जमकर मजा चखाया गया। वक्त है बदला लेने के कुछ ऐसे किस्सों का जिन्हें पूरा करने में लोग काफी हद तक आगे निकल गए। चोरी के खाने से पड़ते हैं छाले। इससे ज्यादा उदास करने वाला क्या हो सकता है कि आप अपनी वो फेवरेट चीज लेने फ्रिज तक पहुंचते हैं जिसे आपने बचा कर रखा था, पर पता चलता है कि कोई और उसे पहले ही चट कर चुका है। हॉस्टल में रहने वालों को ये अक्सर झेलना पड़ता है, जैसे कि रेडिट यूजर द मैन विथ टू प्रोबेंस के साथ हुआ। वैसे नाम काफी अच्छा है। इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट कई दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में रहता था, जो सारे के सारे लड़के थे, और उन सभी का एक कॉमन किचन था। बताने की जरूरत नहीं है कि पूब्रेन के खाने पीने की चीजें अक्सर गायब हो जाती थीं, लेकिन कोई भी उन्हें खाने की बात कबूल नहीं करता था। एक दिन उनकी पूरी क्लास लैब में एक लो रिस्क ऑर्थोपॉक्स वायरस के साथ कुछ प्रयोग कर रही थी। वायरस की एक ऐसी प्रजाति जो स्तनधारियों की त्वचा में घाव पैदा कर देती है। इनमें रिस्क तो था, पर इतना कम कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को उन्हें हैंडल करने दिया जाता था। तभी पू ने देखा कि उनके एक लैब पार्टनर ने अपना सैंपल गिरा दिया और जल्दी उसके होंठ पर एक दर्दनाक छाला निकल आया। ये देखकर पू के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने लैब के वायरस का थोड़ा सा सैंपल चुरा लिया। शाम को उसने सैंपल को चीज के एक टुकड़े पर लगा दिया जिसे उसने बाजार से खरीदा था, और खाने की दूसरी चीजों के संपर्क में आने से बचाने के लिए उसे कसकर लपेट दिया, फ्रिज में छोड़ दिया। जाहिर है अगले दिन कोई उस चीज को खा चुका था। फिर उसके अगले दिन पूब्रेन के दो दोस्तों के मुंह पर भद्दे से छाले दिखे। हालत ऐसी थी कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जब तक कि कुछ हफ्तों बाद छाले पूरी तरह से ठीक नहीं हो गए। उसके बाद पूब्रेन का खाना दोबारा कभी नहीं गायब हुआ। वाह, बस इसके लिए एक हल्का फुल्का जैविक युद्ध छेड़ना था, बस। बदमाश को चखाया मजा। क्या स्कूल में कोई बदमाश बच्चा आपको तंग करता था? मुझे तो लॉकर में धकेल कर 1-2 बार मेरा लंच छीना गया। चलो ठीक है, 50 बार। जाहिर है ये बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन रेडिट यूजर SCP-682 के दोस्त मार्को के साथ जो हुआ उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। मार्को एक छोटा और दुबला पतला बच्चा था। वो थोड़ा पढ़ाकू था, लेकिन ज्यादातर खुश रहता था, जब तक कि साइज में उससे बहुत बड़े पोलो नाम के एक बच्चे ने उसे सताना शुरू नहीं कर दिया। और मैं कोई छोटे मोटे प्रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्को काली आंखें लेकर क्लास में आने लगा। उसका बैग फटा रहता था, खाना चट हो चुका होता था, और उसका सारा सामान खराब हो चुका होता था। पोलो के माता पिता के स्कूल वालों से अच्छे संबंध थे, इसलिए जब मार्को ने मामले की शिकायत की तो उस पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाकर कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। उसका सस्पेंशन तब जाकर खत्म हुआ जब फोन से लिया गया एक वीडियो सामने आया जिसमें पोलो मार्कोस का बैग फाड़कर उसे कूड़ेदान में फेंकते हुए दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद पोलो को किसी तरह की सजा नहीं दी गई। तो जब मार्को वापस स्कूल लौटा तो ठान चुका था कि अब वो और नहीं सहेगा। एक दिन वो गमी बियर का एक बड़ा सा बैग लेकर आया, शायद अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाने के लिए। जैसा कि उम्मीद थी, पोलो ने बैग उससे छीन लिया और गपागप ढेर सारे गमी बियर खाने लगा। जब मार्को जोर जोर से रोने लगा तो पोलो और ज्यादा बियर खाने लग गया, ठीक जैसा मार्को चाहता था। पर मार्को सचमुच नहीं रो रहा था, बल्कि दिखावा कर रहा था। पर क्यों? असल में निलंबन के दौरान मार्को को कहीं से पता चला कि पोलो को आंत्र की बीमारी है, जिसके कारण वो शुगर फ्री मीठी चीजें नहीं पचा पाता। और मार्को कोई नॉर्मल गमी बेयर नहीं, बल्कि शुगर फ्री वाले लेकर आया था। यानी एक तरह से उसने जाल बिछा दिया था। पोलो दिन भर छीने हुए गमी बेयर खाता रहा, जब तक कि वो अचानक क्लास से बाहर निकला और बाथरूम की तरफ भागा। उसकी पैंट पर पीछे कुछ पीला सा लगा हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों तक पोलो को किसी ने नहीं देखा, और बातें हो रही थी कि पोलो के आने के बाहर आने पर बाथरूम देखकर लग रहा था मानो उसमें कोई विस्फोट हुआ हो। जब वो स्कूल वापस लौटा तो उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। उसका चेहरा चोटिल था, एक आंख पर पट्टी हुई थी और दूसरी आंख खून सी लाल हो रही थी। पता चला कि शुगर फ्री बियर के विस्फोटक असर से जूझते वक्त बेचारे ने इतना दम लगा दिया था कि उसकी एक आंख खराब हो गई थी। उसके बाद उसने मार्को को कभी परेशान नहीं किया। यानी वो गमी बेयर भले ही शुगर फ्री रहे हो, लेकिन ये कहानी बहुत ही मीठी थी मेरे भाई। सबक सिखाना। एक बच्चे को दूसरे बच्चे द्वारा परेशान किया जाना एक बात है,
पर किसी बच्चे को टीचर द्वारा परेशान किया जाना अलग ही लेवल का किस्सा है। पर अफसोस कि रेडिट यूजर सेफ AD5951 के साथ ऐसा ही हुआ था। जब वो मुश्किल से 6 साल के रहे होंगे, सेफ ने हाल ही में क्लास 1 में नाम लिखवाया था, लेकिन उसकी टीचर मिसेज हैगनर पहले दिन से ही उससे चिढ़ने लगी। छोटे बच्चे होने के बावजूद टीचर सेफ और उसके एक दोस्त को बहुत कठिन सजाएं देती। वो उन्हें उल्टे सीधे नाम से पुकारती, दूसरे बच्चों को उनके साथ खेलने को मना किया और यहाँ तक कि सेफ को डस्टबिन में भी खड़ा रखा और बाकी बच्चे बचा हुआ खाना सेफ पर फेंक रहे थे। फिर जब उस दिन वो घर आया तो उसके खराब हो चुके जूते कचरे से भीगे हुए थे। जब उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि मिसेज हैगनर उसे खूब सजा देती है। हैरान माँ ने सेफ के दोस्त के पेरेंट्स को फ़ोन किया और उन्हें भी ये बात बता दी। टीचर के व्यवहार में एक पैटर्न था जिसमें मिसेज हैगनर जाहिर तौर पर कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले या अश्वेत बच्चों को निशाना बनाती थी। घृणित रूप से स्कूल कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था, इसलिए बिना समय बर्बाद किए सेफ की माँ ने उसे दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया। जहाँ पहुँचते ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। अगर सेफ अपनी क्षमता के अनुसार ही जी रहा था तो उधर उसकी माँ भी ऐसा ही कर रही थी। अगले 3 साल में माँ ने शिक्षण में डिग्री प्राप्त की और टीचर की नौकरी हासिल कर ली, और ये सब सेफ और उसके भाई बहनों की परवरिश करते हुए फिर उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इलाके की टॉप टीचर बन गई। लोग उनको बहुत पसंद करते थे और उनकी इज्जत करते थे। लगभग 30 साल के बाद सेफ को पता चला उसके जाने के कुछ ही साल के बाद वो पुराना स्कूल बंद हो गया था। यादों को ताज़ा करते हुए उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्हें मिसेज हैगनर याद है। जवाब में उसकी माँ ने एक बड़ा खुलासा किया। माँ ने एकदम शांत भाव से कहा, हाँ याद है। माँ ने पिछले 25 सालों में राज्य के हर एक स्कूल प्रशासन को यह बता दिया था कि मिसेज हैगनर कितनी घिनौनी इंसान थी। उन्होंने भी सभी स्कूल्स को उस टीचर के बर्ताव के बारे में डिटेल में बताया था, और इसलिए जब भी वो इलाके के किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए जाती तो उसको साफ मना कर दिया जाता। यानी सेफ की माँ ने सिर्फ इस एक टीचर का करियर बर्बाद करने के लिए ही टीचिंग लाइन में कदम रखा था, ताकि वो अपने बेटे का बदला ले सके। और जहां तक माँ को पता था, मिसेज हैगनर ने दोबारा कभी किसी क्लास के अंदर कदम नहीं रखा। कहानी का सबक, किसी भी माँ से कभी पंगा मत लेना। रून एस्केप पर लिया बदला। क्या आपको प्यार में कभी धोखा मिला है? जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कितना दुख होता है। खुशकिस्मती से जब दूसरे लोग अपने धोखेबाज पार्टनर से बदला लेते हैं तो उनकी कहानियां टूटे हुए दिल पर किसी टॉनिक सा काम करती हैं। रेडिट यूजर OSRSB.19 के किस्से की तरह, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को अभद्र भाषा के लिए बंद न कर दे, इसलिए हम इस यूजर को लॉरा कहेंगे। लॉरा ऑनलाइन गेम रून एस्केप खेलने की बड़ी शौकीन थी और गेम के दौरान वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से मिली थी, जैसे हम डूश कहेंगे। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, लॉरा को नौकरी मिली तो वो दूसरे शहर में चली गई और इंडिपेंडेंट रहने लग गई, यानी शॉर्ट में मैच्योर हो गई। लेकिन डूश वहीं का वहीं रह गया। वो अपना किराया तक भरने के लिए लॉरा पर निर्भर था, और जिस महीने लॉरा उसकी मदद ना कर पाती वो खूब गुस्सा करता। लॉरा ने उसे नौकरी ढूंढने में मदद करने का ऑफर भी किया, पर निकम्मे ने नौकरी ढूंढने से ही मना कर दिया। फिर डूश ने यह कहने की हिम्मत कर डाली कि लॉरा ठीक से मेहनत नहीं कर रही है और उसे एक दूसरी नौकरी भी करनी चाहिए ताकि वो रून एस्केप खेलना जारी रख सके। अगर मैं लॉरा होती ना तो उस लूजर को तुरंत छोड़ देती, लेकिन लॉरा मैडम तो उससे सच्चा वाला प्यार करती थी भाई। सून की हेल्प करना चाहती थी। उसने डूश को पैसे दिए ताकि वो उससे मिलने आ सके, लेकिन जब वो मिलने आया तो लॉरा ने उसके फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था, तुम उसे कब छोड़ोगे। लॉरा ने अधूरी जानकारी पर रिएक्ट न करते हुए डूश के सो जाने का इंतजार किया, जिसके बाद इत्मीनान से उसका फोन चेक किया गया। साफ था कि डूश उसे धोखा देता आ रहा था। किसी दूसरी लड़की को मैसेज करके फ्लर्ट करना, लॉरा को छोड़ने का वादा करना, पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाना और यहाँ तक कि उसे लॉरा की अंतरंग तस्वीरें भेजना ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। लॉरा खुद को इस्तेमाल किया हुआ सा महसूस कर रही थी। डूश की ट्रिप के बाकी समय उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो और हमेशा की तरह प्यार दिखाया, लेकिन उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वो घर आते ही अपने कंप्यूटर पर बैठी और फौरन रून एस्केप में लॉगिन किया, लेकिन अपने अकाउंट में नहीं, डूश के अकाउंट में। उसने खुद को लॉगिन किया हुआ छोड़ दिया था, जिससे लॉरा को उसके 14 साल पुराने बेशकीमती अकाउंट की फुल एक्सेस मिल गई। घंटे भर के अंदर लॉरा ने उसकी गेम की सारी कमाई बर्बाद कर डाली। सारे कॉइन्स का यूज ऐसी बेकार चीजें खरीदने में किया जिन्हें खरीदा तो जा सकता था, लेकिन बेचा या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। कुछ ही मिनटों में 800 करोड़ से ज्यादा गेम कॉइन्स वाली डूश की डिजिटल विरासत अब बेकार हो गई थी। लेकिन लॉरा इतने पर नहीं रुकी। आगे उसने डूश के सभी गेम फ्रेंड्स से संपर्क किया और उन्हें उसकी धोखेबाजी के बारे में बताया। फिर उसका यूजर नेम बदलकर कुछ बेहद शर्मनाक करने के बाद लॉग आउट कर दिया। कुछ घंटों के बाद लॉरा का फोन घनघनाने लगा। डूश गुस्से में पागल होकर उसे गंदे नाम कहने लगा और रोते हुए अपनी पिक्स भेजने लगा। लॉरा ने उसे एकदम शांति से समझाया कि वो दोबारा कभी कांटेक्ट ना करे या वो बिना परमिशन उसकी प्राइवेट पिक शेयर करने के लिए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी।
जाहिर उसके बाद डूश फौरन सुधर गया। खैर, ऐसा लगता है कि डिजिटल धोखेबाजों को सबक भी डिजिटली मिलना चाहिए। फोन का भारी भरकम बिल। फोन के बिल सबसे खराब होते हैं। मैं हमेशा हैरान रह जाता हूँ कि मैंने कितने ज्यादा मिनट इस्तेमाल किए और बिल कितना ज्यादा आया। लेकिन 80 के दशक में स्थिति और भी खराब थी। उस समय किसी कॉल को कनेक्ट करने की लागत बहुत ज्यादा होती थी और एक समझदार महिला ने 1987 के आसपास इसका जमकर फायदा उठाया। हॉलीवुड की एक तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार उस इलाके में अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाला एक आदमी कुछ हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला था। बंदा लड़की से ब्रेकअप करने का मन बना चुका था, लेकिन उसे धीरे से निराश करने और किसी व्यस्क की तरह बर्ताव करने के बजाय उसने बेरहमी से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं अपना सामान पैक करके मेरा घर छोड़ चुकी होना। जाहिर तौर पर लड़की को यह बहुत ही बुरा लगा, इतना कि उसने बदला लेने का फैसला किया। लड़के का दिल नहीं बल्कि बटुआ तोड़कर। खैर, कुछ हफ्ते बीते और हमारा बंदा ट्रिप से लौट आया। उसका घर एकदम बेदाग साफ था और XGF का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं था। यानी वैसा हुआ जैसा उसने चाहा था। बस एक चीज गड़बड़ थी, फोन का रिसीवर हुक से हटा हुआ था। उसने फोन पर कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट सुनी और सोचा कि कनेक्शन में कोई समस्या है। फिर उसने रिसीवर को वापस हुक पर रख दिया और आगे इस बारे में कुछ नहीं सोचा जब तक कि उसके फोन का बिल नहीं आ गया। आमतौर पर वो महीने के $20 भरता था, या आज के लगभग $50। लेकिन उस महीने के बिल पर लिखा था उसे $8,000 का भारी भरकम भुगतान करना था। यह आज के हिसाब से $21,000 से थोड़ा ज्यादा। पता चला उसकी एक्स ने हमेशा के लिए जाने से पहले जापान की बोलने वाली घड़ी पर एक लंबी दूरी वाली कॉल लगाई थी। ये एक ऑटोमेटिक सर्विस थी जो फोन पर समय बताती थी। लंबी दूरी की होने के कारण इस कॉल की कीमत बहुत ज्यादा थी और ऑटोमेटिक होने के कारण दूसरी तरफ से भी किसी ने फोन नहीं काटा। 50 सेंट प्रति मिनट के रेट से बंदे का फोन लगभग 266 घंटे या 11 दिनों तक लगातार चलता रहा था। वाह, पक्का ही अपने एक्स का नुकसान करवाने का एक बढ़िया तरीका है मेरे भाई। घर को बनाया खेत। 1980 के दशक में द कंप्लीट बुक ऑफ आउटरेजेस एंड एट्रोशियस प्रैक्टिकल जोक्स नामक किताब ने एक बड़ा शरारती प्रैंक बताया। कमरे में एक प्लास्टिक शीट बिछाएं, उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी डालें, घास के बीज डालें और गर्मी बढ़ाएं। काम हो गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में प्रैंक के टारगेट को कमरे में एक लॉन का सामना करना पड़ेगा। फिर प्लास्टिक शीट को हटाना आसान होगा और टारगेट का कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन यूके में रहने वाली एक औरत, जिसे हम जेनी कहेंगे, उसने इनोसेंट से प्रैंक को थोड़ा खतरनाक बनाने का फैसला किया। जेनी का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम कार्ल था। कार्ल एयरलाइन में एक पायलट था जो लंबी दूरी की उड़ानों के कारण अक्सर हफ्तों तक घर से दूर रहता था। कम से कम जेनी को तो उसने यही बताया था, क्योंकि एक दिन जब कार्ल कथित तौर पर ऐसी उड़ान पर था तो जेनी उसके घर गई। उसने खिड़की से देखा कि कार्ल एक एयर होस्टेस के साथ मस्ती कर रहा था। परेशान और अपमानित महसूस करते हुए जेनेब चुपचाप अपने घर चली गई, लेकिन लौटते वक्त पूरे रास्ते वो कार्ल से बदला लेने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक जेनी ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कार्ल से मिलना, प्यार दिखाना, एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह पेश आना। लेकिन जब अगली बार कार्ल ने उसको बताया कि वो कुछ हफ्तों के लिए काम से बाहर जा रहा है तो जेनी ने अपने बदले की योजना शुरू कर दी। उसने कार्ल से कहा कि उसे कुछ सामान लेने के लिए उसके अपार्टमेंट में 1 या 2 बार जाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया कब। यानी अगर कार्ल अपनी दूसरी प्रेमिका से मिलना चाहता हो तो अपना अपार्टमेंट नहीं यूज कर पाता, क्योंकि पता नहीं कब जेनी वहां पर आ टपके। यानी अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली रहने वाला था, ठीक जैसे जेनी की जरूरत थी। शाम को कार्ल के जाते ही जेनी काम पर लग गई। उसने पानी लेकर अपार्टमेंट का सारा मुलायम सामान भिगो डाला, सोफा, बिस्तर, कालीन, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर भी। फिर उसने फ्लैट की हीटिंग चालू कर दी ताकि घर गर्म हो जाए और सभी पर्दे खोल दिए जाएं ताकि भरपूर धूप मिले। अब पूरे घर में क्रेस के बीज कई पैकेट छिड़क डाले। कुछ दिनों बाद जब जेनी बीज देखने आई तो बड़ी खुश हुई। ज्यादातर बीज अंकुरित हो गए थे और जब कार्ल अपनी ट्रिप से लौटकर आया तो उसका सामना हुआ क्रेस के हजारों पौधों से, जिनकी जड़ें उसके फर्नीचर वगैरह में घुस गई थी और सारा का सारा सामान बर्बाद हो चुका था। उसके बाद जेनी ने कार्ल की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखी। ये हुआ ना तरीका किसी की जड़ें हिला देने वाला। बदला सूद समेत वापस। क्या आप बचपन में बड़े अजीब हुआ करते थे? तो क्या हुआ, सभी होते हैं। खैर, रेडिट यूजर सेनिका 13 आम लोगों से थोड़ा ज्यादा अजीबोगरीब थे। उसका कोई दोस्त नहीं था और डेरेक नाम का एक क्लासमेट उनको बहुत तंग करता था। लेकिन एक दिन डेरेक पता नहीं क्यों उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और इत्तेफाक से वही दिन था जब सेनिका अपना नया एक्शन टॉय लेकर स्कूल आया था। डेरेक ने सारा दिन सेनिका की चापलूसी की, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और भोले भाले सैनिका को विश्वास दिलाया कि वो सचमुच उसका दोस्त है। फिर उसने सैनिका से पूछा क्या वो उसका खिलौना कुछ देर के लिए ले सकता है। बेचारा सैनिका खुशी खुशी तैयार हो गया, लेकिन अगले दिन
डेरेक सेनिका को इग्नोर करने लगा। जब सेनिका ने अपना खिलौना वापस मांगा तो डेरेक ने कहा, तुमने मुझे दिया ही नहीं, शायद तुमने कोई सपना देख लिया। फिर उसने सेनिका को दूर भगाने के लिए उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जिससे पूरे क्लास ने उसको बायकआउट कर दिया। कितना घटिया बंदा था यार। सेनिका बड़े हो गए पर यह घटना कभी नहीं भूले, लेकिन उन्होंने आखिरकार कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे और एक सफल प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे। घटना के करीब 20 साल के बाद एक रोज रात में 2 बजे उसे एक घर से फोन आया कि घर में पानी भर गया है। मजे की बात, वो घर डेरेक का था। सेनिका शांत रहे, नमस्ते कहा और अपना परिचय दिया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे स्कूल में कुछ हुआ ही ना हो और डेरेक को भरोसा दिलाया कि काम अच्छे से हो जाएगा और मरम्मत में ज्यादा कुछ $100 का खर्च आएगा। डेरेक को ये सुनकर सुकून हुआ, लेकिन सेनिका तो 7वें आसमान पर था, क्योंकि जब वो गड़बड़ी चेक कर रहा था तो उसने देखा कि प्रॉपर्टी पर बहुत से काम शहर के नियमों के अनुसार नहीं किए गए थे। स्पष्ट रूप से लीक का कारण भी यही था, जो शायद कई हफ्तों से चल रहा था, और अगर कोई रजिस्टर्ड प्लम्बर इस दुर्घटना को घोषित नहीं करता तो पानी का बिल बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसने सारी गड़बड़ियों की फोटो और वीडियो बनाई, फिर नगर परिषद में अपने एक दोस्त को फोन करके कहा कि वे जल्द से जल्द मौके पर आ जाएं और इस मूर्ख ने जो उल्लंघन किए हैं उसको देखें। जब वो दोस्त आया तो सब कुछ देखने के बाद डेरेक को मकान का ज्यादातर हिस्सा गिराने का आदेश दिया गया, क्योंकि उसमें बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण, विस्तार और प्लम्बिंग की गई थी। डेरेक को बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। सेनिका और उसके दोस्त वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले सेनिका ने भी डेरेक पर अपना बिल थोप दिया। घाव पर नमक की तरह कुछ हफ्ते बाद डेरेक ने सेनिका को फोन करके आमने सामने बात करने के लिए कहा। जब वे मिले तो डेरेक ने संदिग्ध रूप से अपना फोन मेज पर उल्टा रख दिया। सेनिका भांप गई। डेरेक उनकी बात रिकॉर्ड करना चाहता है, सो उसने अपना संयम बनाए रखा। तभी डेरेक ने उसको पानी का बिल दिखाया, जो करीब $80,000 था। डेरेक को अपने घर में जो पुनर्निर्माण करना था उसके साथ ये बिल उसे दिवालिया बना देता। उसने सेनिका से सर्टिफिकेट पर साइन करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें ये पुष्ट करना था कि लीकेज दुर्घटनावश हुआ था। गुस्से में आकर डेरेक ने सेनिका पर चिल्लाना शुरू कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वो जानता था कि बचपन में उसने सेनिका के साथ जो व्यवहार किया था वो गलत था, जिसके लिए उसको खेद है। लेकिन सेनिका ने तो उसे मरम्मत के लिए मात्र कुछ $100 का ही खर्चा बताया था, तो फिर झूठ क्यों बोलेगा? इस पर सेनिका ने बस इतना ही कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा लूजर, तुमने यूं ही सुन लिया होगा। वहां से चला गया। वाह, ऐसे गजब के बदले के लिए तो उन्हें खुद सेनिका का एक एक्शन टॉय बन जाना चाहिए। बेहद घटिया डैड। बहुत सारे पिता बहुत ही घटिया होते हैं, एकदम बेपरवाह होते हैं, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते, या इससे भी बदतर वो बहुत ही क्रूर होते हैं। लेकिन ये सब उस कॉकरोच की तुलना में कुछ भी नहीं जिसे रेडिट यूजर लैला अनीस को डैड कहना पड़ता था। जब लैला का जन्म हुआ तो उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया और उसकी माँ के बैंक खाते खाली कर दिए। लेकिन इसके बावजूद उसकी माँ ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। उसने लैला की देखभाल के लिए कभी पैसे नहीं दिए, मुश्किल से बर्थडे कार्ड भेजे और साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही उससे मिलने जाता था। लेकिन जब उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली तो उसने दावा किया कि अब लैला उसकी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि अब वो अपने नए सौतेले पिता की समस्या थी और उससे सभी तरह के कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए। वो ना तो बेटी के ग्रेजुएशन या उसकी शादी में शामिल हुआ और ना ही लैला के बेटे से मिलने का न्योता स्वीकार किया। इस पूरे दौरान उसने लैला को सिर्फ एक ईमेल भेजा जिसमें उसने उसकी माँ की शक्ल सूरत को भला बुरा कहा था, उसकी तीखी आलोचना की थी। जब लैला ने अपनी माँ का बचाव किया तो उसने लैला को बेकार बताते हुए रिप्लाई करना बंद कर दिया। यही वो क्षण था जब लैला को एहसास हुआ कि उसका बाप असल में कितना नीच है। खैर, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। तभी एक दिन अचानक उसे पिता का ईमेल मिला। क्या वो फिर से जुड़ना चाह रहा था? शायद माफी मांगने आया हो, या लैला की नई फैमिली से मिलने के लिए? जी नहीं, उसे लैला की एक किडनी चाहिए थी। पता चला कि वो डायबिटीज से पीड़ित था और उसकी किडनी काम नहीं कर रही थी। वो डोनर लिस्ट में था, लेकिन मैच मिलने में सालों लग सकते थे और इतना समय उसके पास नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि उसका कोई खून का रिश्ता ही उसके लिए मैच हो सकता है, और यही एकमात्र कारण था जिसके लिए उसने लैला से संपर्क किया था। पिता के बेहुदेपन से गुस्सा होकर लैला ने ईमेल को बार बार पढ़ा और फिर प्लान बनाना शुरू किया। लैला ने जवाब दिया कि वो मैचिंग चेक करने के लिए अपना टेस्ट कराने को तैयार थी। दोनों साथ में अस्पताल गए, जहां ये पुष्टि हुई कि मैच सफल रहा, जिसने उसके पिता को बहुत ही खुश कर दिया। अगले कई हफ्तों तक लैला किडनी दान के लिए जरूरी तैयारियों में जुटी रही, हर एक कदम को बड़ी गंभीरता से लेते हुए। फिर सर्जरी वाले दिन वो अस्पताल पहुंची और अपने पिता से मिली, लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले लैला ने अपनी सर्जरी कराने से मना कर दिया। उलझन में उसके पिता रोने लगे, ये जानने की भीख मांगते हुए कि आखिर क्यों, क्या गड़बड़ हो गई जो पिता को अपनी किडनी नहीं दे सकती। एक चौड़ी सी मुस्कान के साथ लैला ने कहा कि तुम मेरे पिता नहीं हो, और उसके शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि तुम एकदम बेकार हो। इतना कहकर वो वहां से चली गई और फिर उस घटिया शख्स को दोबारा कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया, लैला ने सचमुच उस कॉकरोच को बड़ा अच्छा सबक सिखा दिया। तो आज के लिए बदले की इतनी कहानियां काफी हैं। कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया
क्या आपके पास भी बताने वाला कोई ऐसा किस्सा है? अगर हाँ तो revenge@bamiz.com पर हमें ईमेल करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।